हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिल्ड्रंस। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फर्स्ट पार्ट में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीज़न क्या था, उसके कॉजेस क्या थे और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखी और सीखी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द आउटब्रेक्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा कर्ज होने की वजह से लुई 16 पे उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिया था। बट एंशियंट टाइम का एक रूल था कि कोई भी किंग डायरेक्ट टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता। तो वहाँ पे एक स्टेट जनरल नाम की पॉलिटिकल बॉडी थी। ठीक, अब स्टेट जनरल क्या होता है तो ये देखो, द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी इन विच ऑल द स्टेट्स सेंड देयर रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। देखो, ये एक तरह की पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें हर एक स्टेट से, मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, यहाँ पे हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते थे। पर ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग चाहे जब हो सकती है, चाहे जो बुला सकता है। ये राइट सिर्फ किंग के पास रहते थे कि वो डिसाइड करेगा कि मीटिंग कब बुलानी है। अब स्टेट जनरल की लास्ट मीटिंग 1640 में हुई थी, बट लुईस 16 ने 5 मई 1789 को फिर से मीटिंग रखी थी जो नए टैक्सेस थे उसको बढ़ाने के लिए। देखो, अब क्या था कि किंग, स्टेट जनरल के थ्रू ही सारी चीज़ें होनी थी, बट किंग डायरेक्ट टैक्सेस नहीं इंक्रीज़ कर सकता था। तो स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई थी उसमें फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकंड से 300 और थर्ड स्टेट ने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और थी, ठीक, फार्मर और आर्टिशियंस जो थे वो लोग मीटिंग में अलाउड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4000 लेटर्स लिखे असेंबली को, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज की और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे ये सारी चीज़ें हुई। तो वो सारी चीज़ें उन लोगों को लिखने में 4000 लेटर्स लगे और 4000 लेटर्स लिख के असेंबली में भेज दिया। बट असेंबली के अकॉर्डिंग हर स्टेट को एक वोट डालने की परमिशन थी। जैसे एक स्टेट एक वोट, पर स्टेट वोट पड़ते थे। जैसे फर्स्ट स्टेट है तो वो उसके सारे लोग वोट नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेट का एक वोट ही काउंट होगा, सेकंड स्टेट का एक वोट ही काउंट होगा, सेम थर्ड स्टेट का भी एक ही वोट काउंट होगा। बट थर्ड स्टेट को ये मंजूर नहीं था, बिकॉज दे वांटेड कि एंटायर असेंबली वोट करे। हर एक पर्सन जो असेंबली में बैठा है वो हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू हो और वो हर एक लोग वोट करें। बट अब किंग को तो पता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी पावर कम हो जाती है। तो लुईस 16 जो है इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारे पीपल्स जो हैं वो चाहते थे कि राजा की पावर कम कर दी जाए और एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए, एक ऐसा पार्टी बनाया जाए जो राजा से ज़्यादा पावर रखता हो और राजा को भी कंट्रोल करता हो। तो क्या हुआ, ये सारे पीपल्स जो है वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में 20 जून को इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जिसमें किंग के पास कम पावर हो, तब तक हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो काफ़ी दिनों की लड़ाई के बाद, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत के बाद उन्होंने एक असेंबली फॉर्म की जिसका नाम था द नेशनल असेंबली, जिसमें 2 लीडर्स बनाए गए, एक मीराबिऊ और अबी सियास। ठीक, इन दोनों को लीडर्स बना गया। दूसरी तरफ फ्रांस में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, जिसकी वजह से वहाँ की ज़्यादातर फसलें बर्बाद हो गई और क्राइसिस आ गई। लोगों के पास खाने के लिए खाने नहीं थे और इसी वजह से जितनी भी वहाँ की वुमेंस थी वो लोग खाने पीने की चीज़ें दुकान से छीन लेती थी। यह देखकर राजा ने अपने सैनिकों को शहर में भेजा ताकि जाके वह सारी चीज़ें कंट्रोल में कर सके। पर जैसे ही सैनिकों के शहर में आने की खबर लोगों को लगी तो लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई और 14 जुलाई को बेस्टाइल पर हमला कर दिया, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। क्योंकि एक र्यूमर फैला हुआ था कि राजा ने बची हुई फसलों को बर्बाद करने के लिए अपने सोल्जर्स को भेजा है। टैक्स
टैक्स के पहले ही बढ़ने से लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और र्यूमर्स ने उनके गुस्से में आग में घी डालने जैसा काम किया था और वहाँ के जितने भी सरकारी अन्य भंडार थे उनको वहाँ के जो कॉमन लोग थे, कॉमन पीपल्स थे, उन्होंने लूट लिया और सारे इम्पोर्टेंट पेपर्स टैक्सेस से रिलेटेड वो भी जला दिया। इतनी ज़्यादा फाइट और इतना ज़्यादा वायलेंस देख के राजा को एट लास्ट में उनकी बात माननी पड़ी और उनके नेशनल असेंबली जो एक असेंबली थी जो उन्होंने बनाया था ताकि ये एक असेंबली राजा की पावर को कम कर सके, कंट्रोल में रख सके। तो राजा को मतलब लुई 16 को एट लास्ट में उनकी बात को मानना पड़ा और नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। पर जैसा कि नेशनल असेंबली का एजेंडा था, मेन एजेंडा ये था कि वह राजा की पावर को कंट्रोल में कर सकें, राजा कोई भी काम अपनी मनमानी से ना करे, उनकी पावर को लिमिटेड कर देना। तो फाइनली 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, मतलब जो चर्च वर्च और प्रेजेंट लोग थे, उनको यह ऑर्डर दिया गया कि जितने भी ये लोग चर्च के नाम पे थर्ड स्टेट के लोगों से, गरीब किसानों से जो टैक्सेस लेते हैं वो लेना बंद कर दें और जितना इन्होंने लिया हुआ है वो उनको लौटा दें। अब देखो नेशनल असेंबली ने क्या किया, ठीक 1791 में उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया और गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या था, जो लॉ और रूल्स बना सके, हु मेक्स लॉ एंड रूल्स। और एग्जीक्यूटिव का क्या था कि वो चीज़ों को देखता था कि वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जुडिशरी का काम क्या था कि वो जो लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर जो उसका ओबे कर रहे हैं उनको पनिश करना, उनको पनिशमेंट देना। देखो ठीक, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1791 में बना। अब इसको कैसे, वहाँ उस टाइम वहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, 28 मिलियन। तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले 4 मिलियन लोग, ठीक, जो वोट कर सकते थे और इनको एक्टिव सिटीजन्स कहा गया और ये मेल थे और इनकी एज 25 ईयर से ऊपर थी और जो लोग टैक्सेस पे करते थे उन्हीं को ये राइट था कि वो वोट कर सकते हैं। फिर दूसरा पार्ट बनाया गया जिसमें 3 मिलियन लोग आते थे जिनको पैसिव सिटीज़न कहा गया। ये लोग वोट नहीं करते थे, जिसके अंदर चिल्ड्रंस, वोमेन या तो जिनकी एज 25 साल से कम है वो लोग आते थे और ये लोग गवर्नमेंट को टैक्सेस पे नहीं करते थे। एक्टिव सिटीजन्स वोट डाल के जज चुनते थे। अब देखो ये सब इतना समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे वहाँ के सिस्टम्स फॉर्म हुए। जो नया नेशनल असेंबली आया था उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, जो कि वहाँ के लोग कैसे अपना राजा या फिर कैसे अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते थे। तो जो 4 मिलियन पीपल्स थे जो वोट कर सकते थे उनको एक्टिव सिटीजन्स कहते थे। तो एक्टिव सिटीजन्स वोट डाल के एक जज चुनते थे और साथ में ही 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे और उन 50,000 इलेक्टर्स में से 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली के लिए चुने जाते थे और यही 745 मेंबर्स राजा पर कंट्रोल करते थे और नेशनल असेंबली ही मिनिस्टर को भी कंट्रोल करती थी। और राजा के इतना सब जब नेशनल असेंबली ने कर दिया तो राजा के पास अपनी पहले जैसी पावर्स नहीं रही। उसके पास बस एक ही पावर थी जिसको वीटो पावर बोलते हैं। अब तुम लोग कहोगे वीटो पावर क्या है, तो यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, तुम लोग देख लेना, ठीक है। देन इतना सब कुछ हो रहा था तो किंग से तो बर्दाश्त हुआ नहीं। पहले वो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट था बट वायलेंस वहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया था उनकी प्रजा के बीच, उनकी जनता के बीच में कि सब अगेंस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब जाके राजा को उनकी बात माननी पड़ी थी। पर इतना सब देखने के बाद जब राजा की पावर्स कम हो गई तो राजा अपने आस पास के जो पड़ोसी देश, मुल्क जो भी थे उनके साथ मिलकर सीक्रेट प्लान बनाने लगा। बट उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया 1789 में, जिसमें फ्रांस के यंगस्टर्स थे सेना में भर्ती होने में लग गए और सबके अंदर एकदम देशभक्ति जैसी एनर्जी आ गई। पर
इस वॉर में काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे और साथ में काफ़ी ज़्यादा मनी का भी लॉस हो गया था। में आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोग थोड़ा फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह के राइट्स और किस किस तरह की इक्वालिटी वहाँ के लोगों को मिली थी। लाइक राइट टू लाइफ, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। बाकी देखो, पहले के टाइम पर लोग उतना पढ़े लिखे तो रहते नहीं थे, कुछ लोग इलिटरेट होते थे, तो उनको चीज़ें समझानी रहती थी। जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारी नेशनल असेंबली ने बनाया था, उनको ये चीज़ें बाकी सभी लोगों को समझानी थी। जो पीपल्स लिटरेट है, इलिटरेट है, सभी को समझानी थी। तो देखो, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेट, यानी ये जो इमेज अभी यहाँ तुम लोगों को दिख रही है, उसमें तुम लोगों को अलग अलग सिम्बल्स दिख रहे होंगे, जिसमें चेन्स हैं और ये रिंग है, कैप है। तो इन सब की हेल्प से कैसे लोगों को, जो लोग इलिटरेट थे, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनके राइट्स के बारे में किस तरह से बताया गया, वो हम लोग आगे चल के इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला इसमें एक है द ब्रोकन चेन। ठीक, यहाँ पे देखो ब्रोकन चेन का मतलब क्या है। चेन्स देखो क्या होता है, लोगों को बांधने के लिए या फिर कैदियों को बांध के रखने के लिए यूज़ होते हैं। बट अ ब्रोकन, यहाँ पे जो ए ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। यहाँ पे ब्रोकन चेन जो शो कर रहा है कि जो पीपल्स थे वहाँ के, जो कर्ज के तले और बाकी किंग की पावर के नीचे दबे हुए थे, वो लोग फ्री हो गए हैं। नेशनल असेंबली ने जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें वो लोग फ्री हैं, इक्वल हैं। और दूसरा यहाँ पे ए बंडल ऑफ रॉड्स, ये क्या है, देखो ये हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, बचपन में नहीं तो आज के टाइम में भी काफ़ी लोग सुनते हैं कि कोई एक बूढ़ा इंसान रहता है या किसी के पेरेंट्स रहते हैं, उनके ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो वो एक एक लकड़ी अपने बच्चों को देते हैं और बोलते हैं इसको तोड़ने के लिए, तो वो ईज़िली टूट जाती है। फिर दो दो लकड़ियाँ अपने बच्चों में बांटते हैं, वो भी ईज़िली टूट जाती है। फिर जो तीसरी लकड़ी देते हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम होती है उन लोगों को तोड़ने में, बट वो टूट जाती है। फिर इसी तरह एक एक करके एक एक लकड़ी बढ़ाते जाते हैं। फिर एट लास्ट में क्या होता है कि वो लकड़ियों का इतना मोटा गुच्छा बन जाता है कि उनसे टूटता नहीं है। तो यही चीज़ शो कर रही है कि जो एक वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन, एक रॉड जो है वो ईजिली ब्रोक हो जाती है, बट एंटायर बंडल वो नहीं टूटती। तो ये जो है यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है कि कैसे वहाँ के लोग अगर स्ट्रेंथ मिलजुल के रहें और सारी चीज़ें अच्छे से करें तो वो स्ट्रेंथ रहेगी। फिर यहाँ पे हमारी तीसरी इमेज, अब देखो आई, ये एक ट्रायंगुलर आई है, मतलब ट्रायंगल के अंदर आई है, जिसमें जिसके साइड साइड से रेडिएशन निकल रहा है। अब तुम लोग यहाँ इमेज में देखने की कोशिश करो कि इसमें आई कहाँ दिख रहा है। देखो ऊपर की साइड देखो, जहाँ इस लेडी के ऊपर देखो जो सन जैसी चीज़ आ रही है, उसी के बीच में ट्रायंगल के अंदर आई है। ठीक, अब ये मत समझना कि मछली की आँख है, महाभारत वाला अर्जुन ने जिसमें निशाना लगाया, नहीं, मछली की आँख नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखो ये आई क्या शो कर रहा है, ये मतलब ये खुली आइज़ हैं, बंद आइज़ नहीं है। ये शो कर रहा है कि कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, सब कुछ नज़र में है। और ये जो रेडिएशन आ रही है वो एक पॉजिटिव एनर्जी को शो कर रहा है। और यहाँ देखो ट्रायंगल के साथ साथ सनलाइट भी है, मतलब ये अंधकार को मिटा रहा है, अंधकार नहीं है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। और ये जो इसके रेडिएशंस हैं, जो इग्नोरेंस का क्लाउड है उसको हटा रहा है। ठीक, और फिर ये तीसरा हमारा आता है स्केप्चर। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो हैरी पॉटर्स वाली स्टिक है। नहीं भाई, हैरी पॉटर्स वाली स्टिक नहीं है, लेकिन ये कोई आम स्टिक भी नहीं है। इसको सिंबल ऑफ रॉयल पावर कहते हैं। जो कि देखो उस टाइम नेशनल असेंबली आई तो थी, लेकिन उसने पूरी तरह से मोनार्की सिस्टम को हटाया नहीं था। वो मोनार्की को कंट्रोल में रख के काम करती थी, पूरा पावर मोनार्की के हाथ में नहीं था। फिर ये एक रिंग आती है। अब देखो ये रिंग तो थोड़ी स्केरी है, थोड़ी डरावनी है, कोई पहनेगा नहीं, लेकिन ये पहनने वाली रिंग है भी नहीं। ठीक, ये अब देखो तुम लोग इसको देख के तुमको एक गेम की याद आई होगी, जो पता नहीं तुम लोगों ने खेली होगी कि नहीं, लेकिन पहले के टाइम में एक गेम आती थी जो बटन्स वाले फ़ोन होते थे, कीपैड वाले, उसमें हुआ करते थे कि स्नेक चल रहा है और अगर उसने अपनी पूंछ को टच कर लिया, कुछ भी हो गया, तो वो गेम ओवर हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे गेम ओवर का सिंबल नहीं है। ये सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है, इसका मतलब वो देखो अंदर एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, और हम सबको पता है कि सर्कल जो है इनफिनाइट होता है, उसका ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये जो है सिंबल ऑफ इटर्निटी है, जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही आरंभ, प्रारंभ, आरंभ, जो भी, अब तुम लोग अपने अकॉर्डिंग समझ लो, ठीक। अब यहाँ पे एक कैप आती है, डोंट से प्लीज़ की, ये सेंटा क्लॉस वाली कैप है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में सेंटा क्लॉस आ गए। नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में सेंटा का कोई रोल नहीं था, बट इस कैप का रोल था, ठीक। ये कैप देखो, इसको रेड फिजियन कैप कहते हैं, जो कि एक तरह से ये शो करता है कि जो वहाँ के स्लेव्स थे, जो स्लेवरी सिस्टम था उससे बाहर आ गए हैं, ये इसी चीज़ को शो करता है। देन हमारी एक लेडी आती हैं, जो कि देखने में देखो, उनके हाथ में देखो स्लीव्स देखो वाइट कलर के हैं, रेड कलर का उन्होंने ब्लू कलर का उनका नीचे का पैंट है जो भी है ये, और ऊपर उन्होंने रेड पहना ही है। तो ये जो है वहाँ के फ्लैग को शो करता है, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ब्लू वाइट रेड, ओके। फिर ये हमारी आती हैं द विंग वुमेन। अब ये द विंग वुमेन के हाथ में देखोगे तुम फिर कहोगे कि ये हैरी पॉटर वाली स्टिक है, नहीं, ये हैरी पॉटर वाली स्टिक नहीं है, ये स्केप्चर है, जिसको सिंबल ऑफ रॉयल पावर कहते हैं। ये शो करता है कि ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ को शो करती हैं, जो कि ये दिखाता है कि जितने भी लॉज हैं सब ऊपर से हैं और सबके लिए बराबर हैं, और ऐसा नहीं है कि लॉ ने मोनार्की को छोड़ दिया है और मोनार्की उनके कंट्रोल। उन्होंने ये स्केप्चर को इसीलिए शो किया है इसमें कि मोनार्की जो है उसी के कंट्रोल में है। फिर लास्ट में आता है द लॉ टैबलेट। अब लॉ टैबलेट क्या है, इसके अंदर जितने भी लॉज लिखे हुए हैं वो दिए हुए हैं। फिलहाल इस इमेज में तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन जो तुम लोगों की एनसीईआरटी की बुक होगी या कोई साइड बुक होगी उसमें ईजिली क्लियर दिख जाएगी। तो अगर इंटरेस्ट होगा लॉ देखने का तो देख लेना, बाकी हम लोग तो इसमें पढ़ाएंगे ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। होप सो कि तुम लोगों को इसमें मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अब देखो अब हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब जो नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट है या जो भी नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, उस पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि फ्रांस में जब मोनार्की सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था और वो रिपब्लिक कंट्री कैसे बनी और फिर वहाँ पे आगे आगे चीज़ें कैसे चली। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।